हेलो बच्चों, वेलकम टू मोर चैनल। हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग जर्मनी का एकीकरण पढ़ रहे थे। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ लिए थे। आज के क्लास में हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है जो एग्जाम में पूछता है। क्या पूछता है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था, कैसे? तो आप लोग को पता है, जो पहला क्लास किए, इससे पहला वाला वीडियो पढ़े हैं। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने भूमिका तो बहुत बढ़िया निभाया, लेकिन बिस्मार्क को प्रधानमंत्री कौन बनाया, चांसलर कौन बनाया? विलियम प्रथम। कौन बनाया? विलियम प्रथम। क्योंकि विलियम राष्ट्रवादी था और उसने बिस्मार्क को देख लिया। लोग बिस्मार्क पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन विलियम प्रथम बिस्मार्क पर अंधा विश्वास करता था। सभी प्रकार से तन मन धन सभी प्रकार से सहायता करता था। जो करना है आप कीजिए। उसके सभी कार्यों में स्वतंत्रता और सहयोग देता था तन मन धन से। इसी कारण बिस्मार्क अपने सारा कूटनीति लगाया और सारा फोकस जर्मनी के एकीकरण पर कर दिया। जर्मनी के एकीकरण कर पाया। तो जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क ने किया है, लेकिन उसके पीछे हाथ किसका है? विलियम प्रथम का। तो एक प्रश्न आता है, एक टॉपिक भी हम लोग को पढ़ना है कि जर्मनी के एकीकरण और विलियम प्रथम, यानी विलियम प्रथम का जर्मनी के एकीकरण में क्या योगदान था। तो देखिए, लिख दिए हैं कि विलियम प्रथम खुद राष्ट्रवादी था और जब वह प्रशा का शासक बना तो बिस्मार्क जैसा महान कूटनीतिज्ञ, चतुर और राष्ट्रवादी व्यक्ति को अपना क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया या चांसलर बना दिया। अब बिस्मार्क जब प्रधानमंत्री बना तो उसके सभी कार्यों में बिस्मार्क सभी भावनाओं का सम्मान करता था। तन मन धन से बिस्मार्क का सहयोग करता था। कौन? विलियम प्रथम। अब बताइए, विलियम प्रथम विश्वास किया तब ना बिस्मार्क इतना आगे बढ़ पाया। बिस्मार्क में जो छुपा हुआ समझिए कि एक प्रकार की ये जो अनुशासन था छुपा हुआ, उसमें समझिए कि एक राष्ट्रवाद की भावना था। जर्मनी के एकीकरण जो करना चाहता था तब ना उसके सामने आया, क्योंकि विलियम प्रथम उसको चांस दिया है। उसको चांस नहीं मिलता तो, क्योंकि विलियम प्रथम के पहले फेडरिक विलियम वहां का शासक हुआ करता था प्रशा का। और कितना आपको बता दिए कि रूढ़िवादी हुआ करता, निरंकुश, और नहीं चाहता था जर्मनी के एकीकरण करना। लेकिन विलियम प्रथम उसी का भाई था। जब बना तो बिस्मार्क को चयन किया। फेडरिक विलियम का नहीं चयन किया, क्योंकि खुद वो पाचक आदमी था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब विलियम प्रथम बना तो राष्ट्रवादी, अपने जैसा राष्ट्रवादी बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बनाया और जाकर के जर्मनी का एकीकरण कर दिया। इसलिए कह सकते हैं कि कहा जा सकता है कि विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। ऐसा सब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है। अब बताइए तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न यह बनता है कि बिस्मार्क को प्रधानमंत्री किसने बनाया था? प्रशा का प्रधानमंत्री किसने बनाया था? ये चांसलर किसने बनाया था? तो विलियम प्रथम ने बनाया था। सही समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। और दिल थाम के बैठिए, दम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। दम कहानी की तरह दम रटवा देंगे, क्या ना, सबका बाप बना देंगे आपको सोशल साइंस में। 80 में 80 अंक का प्रश्न पत्र लिख कर आइएगा। तो देखिए, यूनान का हम स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। एक बात समझिए, आपको बताए थे कि यूरोप जो महाद्वीप है उस पर 44 गो देश में 4 गो देश जो थे, 4 गो देश शक्तिशाली थे, काफी शक्तिशाली थे। जैसे रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया। ये चारों शक्तिशाली देश अन्य यूरोपीय देशों पर शासन किया करते थे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन यूरोप में एगो यूनान था। क्या था? यूनान पर चारों शासन नहीं करता था। यूनान पर शासन करता था तुर्की। और यहां पर रुक जाइए थोड़ा सा, और आपको बताएं कि यूनान प्राचीन काल में बहुत समृद्ध हुआ करता था। सिकंदर महान कहाँ का है? यूनान का है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? अरस्तु बहुत बड़का दार्शनिक, चाणक्य से भी बड़ा दार्शनिक, कहाँ का है? यूनान का है। यूनान के संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, है ना, दर्शन कला आदि सभ्यता संस्कृति सबसे पूरा यूरोपीय देश प्रेरणा लेता था, प्रेरणा का स्रोत था। जैसे हमारे यहाँ एशिया कंट्री में हम पढ़ते हैं, भारत एशिया महाद्वीप का भाग है। और एशिया में ज्ञान विज्ञान का स्रोत कौन है? भारत था। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, है ना। यहाँ से वेद निकला, यहाँ से शल्य चिकित्सा निकला है, सर्जरी जिसको कहते हैं। अंग काट करके दूसरे के अंग में लगा देना, या एक जगह के मांस को काट कर दूसरे जगह चिपका देना, तो सर्जरी यहाँ से, आयुर्वेद यहाँ से। तो एशिया का ज्ञान विज्ञान का स्रोत, बौद्ध धर्म यहाँ से, जैन धर्म यहाँ से पूरा एशिया भर में फैला। तो एशिया के ज्ञान विज्ञान का स्रोत कौन है? भारत है। उसी प्रकार यूरोप के ज्ञान विज्ञान का स्रोत फ्रांस के जो महान दार्शनिक योद्धा थे यूनान पढ़ने जाते थे। यूनान को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। क्या मानते थे? प्रेरणा स्रोत मानते थे। यूनान पर गर्व करते थे। लेकिन आपको समझिए कि दुख का बात यूरोपियों के लिए क्या रहा कि जो 4 गो शक्तिशाली देश थे, अन्य यूरोपीय देश पर तो शासन किया करते थे, परंतु यूनान पर नहीं। यूनान पर तुर्की शासन किया करता था। अब बताओ, अब तुर्की शासन क्या रहता? तुर्की जो था, तुर्की का जो शासक था वो मुसलमान था। अब इस्लामिक देश उस पर शासन कर रहे हैं। यूरोपीय देश है ईसाई देश। अभी बात खटक रहा था कि ये शक्तिशाली देश को तो हम शासन नहीं कर पा रहे हैं। हम उसका सम्मान भी करते हैं, यूनान का शोषण भी नहीं करते, क्योंकि वहां से सारा ज्ञान विज्ञान हमारे पास आया है। हम ही उसी को पढ़ के विकसित हुए हैं। अब तुर्की को लगा
तुर्की को देख करके इस शक्तिशाली देशों को लगा कि ये तो यूनान के संस्कृति को खा जाएगा, इस्लामिक शासन है, धीरे धीरे ईसाईयत समाप्त हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से यूनानी लोगों में भी डर था। यूनानी के जो दोस्त थे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ये सब ईसाई जो देश थे, ईसाई जो कंट्री थे यूरोप के, वो भी सब चिंतित थे कि बताइए इस्लाम यूरोप में घुस रहा है ना, यूरोप में यूनान की संस्कृति को खा जाएगा, धीरे धीरे हम लोग की संस्कृति को खा जाएगा। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? तो इसमें डर था, इसलिए फ्रांस, रूस, ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड, ये सारा मिलकर सहयोग भी करते थे यूनान को, है ना। यूनान को सहानुभूति देते थे कि नहीं, आप राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न कीजिए, राष्ट्र प्रेम कीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन कीजिए, हम उसमें सहयोग देंगे। और सब लोग राष्ट्रवादी आंदोलन भी कर रहे थे। तो आप यहाँ पर देखिए, इनके बावजूद उस पर तुर्की का शासन था। अतः जब राष्ट्रवाद जब यूनान में फैलने लगा, पूरा यूरोप में तो राष्ट्रवाद फैल गया, तो यूनान भी स्वतंत्र होना चाहता था। यूनान में जब राष्ट्रवाद फैला तो बहुत सारे संस्था निकल के आए, जैसे हितेरिका फिलाइक नाम की संस्था था, राष्ट्रवादी संगठन था, ये खूब विरोध करता था तुर्की का और उसको भागने के लिए कहता था, लेकिन तुर्की जबे नहीं करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि यूरोप का तो कई राष्ट्र समर्थन करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी नाम का एक व्यक्ति जो था, उसके नेतृत्व में बहुत बड़का विद्रोह हो गया तुर्की शासन के विरुद्ध कि तुम जाओ। अलेक्जेंडर चिपसिलांटी क्या मतलब? शिला आंटी आप लोग बहुत नोटी हो रहे हैं। देखिए, अलेक्जेंडर चिपसिलांटी ये नाम है, इसके नेतृत्व, बहुत महान आदमी था, इसके नेतृत्व में सब लोग आए और विरुद्ध विद्रोह कर दिए। अब इस तरह क्या किया, तुर्की खिसलाया और दम ध के सुटाई कर दिया, है ना। दम क्या कर दिया, उसको मार दिहिस, मार के फाड़ दिहिस। जैसे ही फाड़ दिहिस समझिए पूरा एक एक बच्चा खिसला गया दम, है ना। एक एक बच्चा यूनान का पूरा घुसा गया और राष्ट्रवाद का भावना खूब बढ़ गया। अब राष्ट्रवादी भावना का दम एकदम विस्फोट हो गया। अब कह दिया कि अब तुर्की ढेर दिन से मारिसा फारिस है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। अब ये सब पूरा मिल करके सोचा, यूनान के लोग यूनान के जो क्रांतिकारी थे वो मदद भी मांग रहे थे सबसे कि चलिए आप हमारा सहयोग भी करते हैं, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, तो तनिषा अब मदद कीजिए। अब आप मदद नहीं कीजिएगा तो कहिए कीजिएगा। अब तीनों गोरा अपन अपन जो शक्तिशाली देश था, तीनों शक्तिशाली देश अपन अपन सैन्य शक्ति लेकर के, सेना को लेकर के एक जगह पहुंचा तुर्की से लड़ने के लिए। अब तुर्की के हवा गुम, कहता है तुर्की आए युद्ध करेंगे हम। वो सब शक्तिशाली देशों से वो डर गया, पूरा आ ही नहीं रहा था। लेकिन वो डरे देखा कि यूनान के साथ साथ तो यूनानो आ रहा है लड़ने हमसे, फ्रांस भी आ रहा है, इंग्लैंड भी आ रहा है, रूस भी आ रहा है। अब इसको पूरा डर, अब तुर्की आ ही नहीं रहा था, तो गया ये अपन अपन इस्लामिक देश के पास घूम घूम करके, दोस्त सहयोग कर दो नहीं तो मार के हमारा बर्बाद कर देगा सब। अब सहयोग कर दिया। कौन सहयोग किया? तो मिस्र सहयोग करता है। किसी का हिम्मत नहीं किया कि तुर्की का सहयोग करे, जानता था कि तुर्की का सहयोग करेंगे हम हरा देगा, 4 को देश हुई शक्तिशाली देश है ना। और फ्रांस यूनान इसलिए भी समर्थन करता था, फ्रांस, रूस और ये ब्रिटेन, क्योंकि यूनान के लोग ईसाई थे, बाकी यूरोपीय देश भी ईसाई थे, है ना। उसका संस्कृति वाला लोग था, तो अपना महसूस भी करता था और उस पर इस्लाम शासन किया करता था ये पर यूनान पर। तो देखता था कि इसको भगा देंगे तो यूरोप में इस्लाम खत्म हो जाएगा, ना तो यूरोप में फैलते चला जाएगा इस्लाम, इस प्रकार से हमारा संस्कृति लुप्त हो जाएगा। तो सारा लोग आए अपने सैनिक लेकर के। कहाँ आए? तो नावार्नियों की खाड़ी में। देखिए, नावार्नियों की खाड़ी में पहुंचा। तुर्की किसके साथ आता है? दुबकल मिस्र के साथ। किसके साथ? मिस्र के साथ आता है और लड़ाई हो जाता है घमसान में। इतना मारिस तुर्की या मिस्र के कि बाप कहिस। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो उसका तब हालत खराब हो गया और उसको एंड्रोनोपुल की संधि करना पड़ गया, है ना। हाथ पसार दिया कि अब हम शासन नहीं करेंगे, हम आपके संस्कृति से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमको जाने दीजिए, एकदम भगाइए दिया। तो मिस्र और तुर्की का बहुत बुरी तरह पराजित हुआ। एंड्रोनोपुल की संधि हुआ 1829 में एंड्रोनोपुल की संधि करना पड़ा। संधि से चला गया तुर्की। लेकिन एक बात समझिए, ये रूस जो साथ दिया था इसको, अब रूस समझिए कि कितना बड़ा था उस समय। लगता है अगर मैप पर देखे तो लगेगा यूएसएसआर पूरा छत्र छाए सारा देश को छैले है, उतना बड़ा रूस था। तो उस समय रूस जब साथ दिया था कितना भयानक हो गया होगा स्थिति, कितना मारा होगा सब तुर्की को, मिस्र को। लेकिन रूस का तनिषा ध्यान था यूनान की तरफ कि यूनान हमरा में मिल जाए, है ना। हमरा मिल जाए तो शोषण करने के लिए नहीं, धार्मिक रूप से एक थे दोनों गोरा। तो उसको लगता था कि मिल जाएगा तो और अच्छा बात है, यूनान सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, हमारे लोग और आसानी से जाएंगे, उनसे यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, उसके ज्ञान विज्ञान को सीखेंगे, हमारे लोग और ज्ञानी हो जाएंगे, है ना। तो रूस के बहुत ज्यादा डॉक्टर सब, वैज्ञानिक सब नोबेल पुरस्कार भी लाया हुआ है। तो इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान में हमारा बढ़ोतरी होगा, यूनान में हमारा शामिल हो गया था। लेकिन आप बताइए, रूस शामिल करवा ले अपने में, ये हो सकता है? क्योंकि उसके साथ साथ युद्ध में कौन साथ दिया था? फ्रांस भी साथ दिया था, इंग्लैंड भी साथ दिया था।
तो कहा कि पट ये सबका सिखा सिखा के यूनान को तू अपन सही एगो अलगे राष्ट्र बना ले, और 1832 आते हैं तो उसको यूनान को एगो अलगे से राष्ट्र बना दिया, है ना। तब रूस का फिर नजर हट गया। तो इस प्रकार यूनान के स्वतंत्र आंदोलन हुआ था। 1832 आते तो वो स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तो सब लिख भी दिए हैं, और अगला क्लास में बस एक दो क्लास और है, एकदम क्लास के तरह पढ़ेंगे, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, एकदम कहानी की तरह पढ़ेंगे। और आपको बोले हैं कि सबका बाप बना देंगे आपको, जीरो से हीरो, मतलब कि जिसको बेसिक से दम आपको पढ़ाए हैं शुरू से। आप 4-5 वीडियो देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो जो कहिए। देखिए यहाँ पर अब एक बार पढ़ भी देते हैं। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन, देखिए यूनानी यूरोपीय सभ्यता की जननी मानी जाती है। यूनान किसकी सभ्यता की जननी? यूरोपीय सभ्यता की। सब यहीं से सीखे जाता था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है कि किस देश का ज्ञान विज्ञान यूनानी यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो यूनान का, है ना। यूनान जननी है, उसके सब प्राचीन यूनान यानी पुराना यूनान सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, विचार, दर्शन, कला, ज्ञान विज्ञान आदि के क्षेत्र में पूरे यूरोप का प्रेरणा स्रोत रहा है। सब यूरोप यहीं से सीखता था, है ना। इसके बावजूद उस पर तुर्की का शासन था। किसका शासन था? तुर्की का शासन था। अब ये सारा चीज हम आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, खूब बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपन दोस्त को भी पहुंचाएं, क्योंकि छोटा सा चैनल है, कई लोग देखते भी नहीं है कम व्यू होने के कारण। लेकिन आप लोग सहयोग कीजिएगा तब ना हम बड़ा टीचर बनेंगे। छोटा टीचर ही ना बड़ा टीचर बनता है। तो सहयोग कीजिए मेरे मेहनत पर, है ना। बाकी आप लोग नोट कर लीजिए, हट जाते हैं उसके बाद।